हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल, आपके एडुकेटर, आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा ऑफ लर्निंग पे स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो कोडेड इनइक्वालिटी पर होने वाला है। इससे पहले इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम 3 वीडियो निकाल चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले बाकी पार्ट, जो प्रीवियस पार्ट है, उस पार्ट को पहले कंप्लीट करो, सारे वीडियोस को कंप्लीट करो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए लेक्चर वाइज वीडियो निकालते हैं और पार्ट वाइज। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहले ही कोडेड इनइक्वालिटी के वीडियो देखना चाहेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशंस आपको बहुत सारी जगह पर हो सकते हैं कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में बोल देते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को पहले कंटिन्यू करिए, फिर आप कोडेड इनइक्वालिटी के जो आज का वीडियो इसे कंटिन्यू कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको मिल जाएगा। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे वीडियोस का लिंक दे देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस डे में जो पढ़ाई हुआ था उसको एक बार रिवाइज कर देंगे, जल्दी जल्दी ही रिवाइज करने के बाद आज का जो वीडियो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग का जो पढ़ाई हुआ था प्रीवियस डे वो यहाँ तक हुआ था। डिफरेंट फैमिली में डिस्प्यूट केसेस से हम लोग स्टार्ट किए थे, राइट। इससे पहले सेम फैमिली से रिलेटेड जो फॉर्मूला था वो हम लोग सीखे थे। डिफरेंट फैमिली में क्या बोले थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जब आप रिलेशंस निकालने के लिए जाओगे, तब दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर दो अलग अलग फैमिली मेंबर अगर बिलोंग करते हैं तो सीधा उसका आंसर पहले डाउटफुल कर दीजिए। डाउटफुल मतलब जब दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जाता है तब झगड़ा क्रिएट होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर डेफिनेट रिलेशंस नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले उसका आंसर होगा डाउटफुल। और डाउटफुल का मतलब है हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जैक्ट रिलेशंस हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे वहां पर। बट अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलना चाहेंगे तो आइदर और बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम वो चीज़ बताए थे, बस आइदर और का जो कंसेप्ट है, हम क्या बोले थे, बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि आइदर और के कंसेप्ट में आपको बस ये समझना है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जितने पॉसिबल रिलेशंस, पॉसिबल मीन्स मोर देन वन। अब मोर देन वन का मतलब क्या है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इनइक्वालिटी में तीन ही है रिलेशन, बड़ा छोटा या तो बराबर। तो मैक्सिमम तीन होगा, तीन से ज्यादा तो होगा नहीं, और एक से अधिक होगा, मतलब मोर देन वन बट नॉट मोर देन थ्री। तीन से ज्यादा नहीं होगा बट एक से ज्यादा होगा ही होगा। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच एग्जिस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस अगर कंफ्यूजन पर प्रेजेंट होता है तभी हम लोग उसे आइदर और कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए और ई के बीच दो अलग अलग फैमिली मेंबर था और वहां पर हम लोग डेफिनेट रिलेशंस नहीं निकाल पा रहे थे, तो क्या किए, दोनों के मिलाकर क्या बोले, या तो ए ई से बड़ा होगा, या तो ई ए से बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। क्लियर। इस स्लाइड में यही डिस्कशन किए थे और यही चीज रूल में यहाँ पर लिखे थे। रूल्स मतलब आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है रूल्स को, हाँ लिख दिए। जैसे कंक्लूजन शुड बी इन डाउटफुल सिचुएशंस, तो एक बार पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर टू कंक्लूजंस, ऑल पॉसिबल रिलेशंस शुड बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजंस, दिमाग में रखेंगे। बट अल्टीमेट वो कंसेप्ट है, बस वो एक लाइन हम लोग को याद रखनी है आइदर और के लिए। यहाँ पर कितने पॉसिबल आइदर और केसेस आ सकते हैं डिस्प्यूट केसेस में, सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन कर दिए थे 2 स्लाइड में, ठीक। नेक्स्ट था नॉट केसेस। नॉट केसेस में क्या बोले थे कि पॉजिटिव हम लोग डील कर लेते हैं। पॉजिटिव के लिए 2 रूल है, सेम फैमिली और डिफरेंट फैमिली से रिलेटेड। और नॉट केसेस में क्या करेंगे, नॉट केसेस को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, नॉट को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। बस जो नहीं है उसे छोड़ देंगे, जो है उसी को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है मेरा, जो नहीं होगा उसे छोड़ दो। अब इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है, तो होगा क्या, बड़ा या तो छोटा, तो बड़ा या तो छोटा, बस उससे कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद वो नॉर्मल प्रॉब्लम जैसा बन जाएगा। अब उसे 2 रूल में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, मतलब आंसर निकाल लेंगे, ठीक। नॉट लेस देन इक्वल टू मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो होगा क्या, बड़ा होगा। तो जो होगा उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, यहां तक कोई इशू नहीं था। नेक्स्ट था कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ नॉट केसेस। एक प्रॉब्लम दिए थे जिनमें नॉट केसेस को लेकर कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता था।
और उस कंफ्यूजन की जगह हम क्लियर कर दिए थे यहाँ पर कि ए और सी के बीच, जैसे ए और बी के बीच नॉट इक्वल टू था, बी और सी के बीच नॉट इक्वल टू था, बट ए और सी के बीच भी हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय हम लोग यही सोच लेते कि ए और सी के बीच बराबर रिलेशंस आई थिंक नहीं होगा। यही था कंफ्यूजन का जगह, जिसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे के समझा दिए थे, ठीक, कि ए और सी के बीच सिर्फ 2 नहीं 3 पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और ये था गलती होने का जगह, ठीक। तो ये चीज हम समझा दिए थे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो था, 3 क्वेश्चंस हम डिस्कशन किए थे। यहां से क्या सीखने को मिला था कि जनरली क्या था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना पड़ता है, तभी जाकर हम लोग आइदर और करते, राइट। बट यहां पर भी इक्वल टू होकर बैठा था, हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते तो दोनों को डाउटफुल करते, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, आगे हम लोग बढ़ जाते नाइदर नॉर करके, जबकि ये इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर नॉर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आइदर और होगा। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू बी और डी इक्वल टू ई स्टेटमेंट पर कर दिया गया है, ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आइदर और होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाए थे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग था, नॉट केसेस था बट थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर बी और सी बराबर था, तो बी और सी बराबर होने का मतलब बी के जगह पर सी या तो सी के जगह पर बी हम चाहे तो लिख सकते हैं, और ए नॉट इक्वल टू बी। अब बी और सी इक्वल टू होने का मतलब है कि ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन सी के साथ भी होगा। तो ए और बी अगर बराबर नहीं है तो ए और सी यहां पर बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेशन बी के साथ ए का होगा वही रिलेशन सी के साथ भी ए का होगा, क्योंकि बी और सी इक्वल टू था। यही चीज हम आप लोगों को समझाए थे इस स्लाइड में, ठीक। नेक्स्ट और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताए थे, वो ये था कि यहां पर एकदम डिफरेंट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशंस अगर आपको कंक्लूजन में पूछ लेते जिसके बारे में स्टेटमेंट पर बताया ही नहीं गया है, ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्या आंसर करेंगे। एक एग्जांपल दिए थे कि नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट केसेस का मतलब है उनके बारे में हम डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल भी दिए थे, उनके बारे में डेफिनेट कमेंट हम नहीं कर सकते, मतलब एक्स और वाई के बीच वही रिलेशन होगा कि नहीं, हम डेफिनेट ट्रू भी नहीं कह सकते, डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं कह सकते, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डाउटफुल, और डाउटफुल का मतलब है कि नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट केस विल बी कंसिडर्ड एज डिस्प्यूट केसेस। डिस्प्यूट केसेस के तरह ही उसे मतलब कंसिडर करेंगे। डिस्प्यूट केसेस में क्या था, वहां पर भी कंफ्यूज थे, यहां पर भी कंफ्यूज है, तो जब कंफ्यूजन होगा तब आएगा क्या, पॉसिबल रिलेशंस। एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पर भी सेम, एक्स और वाई के बीच हम एग्जैक्ट रिलेशन तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, बट एक्स और वाई के बीच पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं इसके बारे में बताया ही नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या है, 3 पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, या तो एक्स वाई से बड़ा हो सकता है, या तो वाई एक्स से बड़ा हो सकता है, या तो दोनों बराबर होंगे, और ये 3 रिलेशंस कंक्लूजन में प्रेजेंट था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किए थे, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या तो वाई एक्स से बड़ा होगा और बराबर होगा, आइदर और होगा आपका आंसर, क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। यहां तक हो गया रिवीजन, क्लियर। आप लोग वीडियो भी देख रहे हो, उसके साथ साथ तुरंत में जल्दी जल्दी आपका रिवाइज भी हो जा रहा है, तो वो जो जिसका वीडियो आप देखे हो उस वीडियो को आप क्या हो गया, क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज को, मतलब एकदम बेसिक से हम लोग यहां पर एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे, हर एक चीज को हम यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप लोग भी अच्छे से वीडियो को एकदम एंड तक देखो, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये स्किप करने का जगह नहीं। अगर आप क्लास कर रहे हो, मान लो कहीं पर भी ऑफलाइन भी, अगर मान लो आप क्लासरूम स्टडी में क्लास कर रहे हो, अगर आप बीच बीच में बाहर जाओगे तो समझ में आएगा आपको कुछ नहीं, क्योंकि टीचर तो नहीं रुकेंगे, टीचर तो पढ़ाई मतलब वो तो पढ़ाई जाएंगे, वो तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे ना। तो अगर बीच बीच में बाहर जाओगे, आपका फ़ोन आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, वो चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर भी बात ऐसे, हम वीडियो इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि क्लास रूम की तरह। आप पूरे वीडियोस को अगर अच्छे से देखोगे तो ये समझ लो कि क्लास कर लिया आप। तो इसलिए कोई स्किप कुछ नहीं करना है, जहाँ पर जिस चीज़ का नीड होगा हम वहाँ पर उस टाइम उसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। अगर आप स्किप करोगे तो वो चीज़ मिस हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ को कोडेड इनइक्वालिटी में
एक्सप्लेन कर देंगे। जब देखोगे पूरा वीडियो देख लिया ना तो आपको पूरा कोडेड इनइक्वालिटी आपको समझ में आ जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। नॉर्मल वे से कोडेड इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वे में अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा और उस तरीके से नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्री एग्जाम्स में नहीं देगा, क्योंकि कोडेड इनइक्वालिटी थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कोई अगर नॉर्मली सॉल्व करना चाहेगा तो बहुत लेंदी होता है, इसीलिए इसे प्री एग्जाम्स में नहीं देगा। चांसेस तो एकदम नहीं है। मेंस में दे रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आया था, तो कोडेड इनइक्वालिटी हम लोगों को मेंस के लिए तैयार करके रखना है। क्वेश्चन टाइप लेंदी होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मेंस लेवल पे देते हैं। ठीक है, हम लोग जब यहाँ पर सीख लेंगे, सीखने के बाद जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब देखिएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आप 2 से 2.5 मिनट में बना लेंगे। शॉर्ट वे से अगर आप करेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, और शॉर्ट वे से ही इसे करना है। सारा चीज़ हम एक एक करके मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के एकदम एंड तक अच्छे से देखो। जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हैं, आप लोग कम्युनिकेट करिए। आप लोग कम्युनिकेट करते ही नहीं हो, हम तो रेडी हैं। आप लोगों को सारा चीज़ हम वीडियो में ही दे देते हैं, सारा चीज़ का लिंक दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहता है, बट आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते हो। तो वीडियो के एंड तक देखो, एकदम अच्छे से समझो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। कोडेड इनइक्वालिटी, तो हम लोग जब ये कुछ नाम सुनते हैं ना, कि नया चीज़ों का नाम सुनते हैं, तब सबसे पहले दिमाग में आ जाता है अच्छा ये टॉपिक सर अलग से पढ़ा रहता है, इसका मतलब कुछ और ही होगा, है कि नहीं। कोडेड इनइक्वालिटी डिफरेंट होगा इनइक्वालिटी से, ये पहले ही दिमाग में बैठ जाता है, जबकि ये सही चीज़ नहीं है। कोडेड इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी में बस थोड़ा सा ही अंतर है, और वो अंतर जो है वो है कि इनइक्वालिटी इन ए कोडेड फॉर्म, ये भी इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे जो नॉर्मल इनइक्वालिटी में कर रहे थे, तो वही सब रूल यहाँ पर भी मतलब यूटिलाइज करेंगे। बट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हम लोग को साइन दे रहा था, डायरेक्ट स्टेटमेंट पर, कंक्लूजन पर डायरेक्ट साइन दे रहा था। यहाँ पर साइन नहीं देगा, साइन के बदले सिंबल देंगे। ऑलरेडी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया आप लोगों के दिमाग में, सर ये साइन क्या बोल रहे हैं, सिंबल क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। साइन का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, हम इसे साइन कह रहे हैं। हम साइन किसे कह रहे हैं, साइन कह रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू को। और सिंबल किसे कह रहे हैं, सिंबल जो यहाँ पर देखो प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि @ स्टार, कॉपीराइट, हैशटैग एंड परसेंटेज। क्लियर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब सिंबल है, मतलब कंप्यूटर सिंबल, और साइन का मतलब जो इनइक्वालिटी में 5 साइन हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है ना कि आप लोगों को सिंबल के फॉर्मेट में देगा क्वेश्चन। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर दिए, सिर्फ ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पर, बट बाकी जो चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो पूरा का पूरा इस स्लाइड में है। पहले 5 सिंबल आपको दे देगा, 5 सिंबल के रेस्पेक्ट में कुछ डेफिनेशन दिया जाएगा हर एक सिंबल के रेस्पेक्ट में, और वो डेफिनेशंस क्या डिफाइन करते हैं, एक एक साइन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर 5 ही देगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग का ये अराइज होगा, सर 5 बोले 5 से ज़्यादा नहीं देगा, 5 से ज़्यादा देगा कैसे, क्योंकि इनइक्वालिटी में 5 ही साइन है। तो 5 साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सिंबल का यूज़ वो करेंगे यहाँ पर। तो 5 सिंबल देंगे, 5 सिंबल के बेसिस पर डेफिनेशन देंगे, और एक एक सिंबल आपको एक एक साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाएगा, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखो साइन नहीं दिया है, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सिंबल के फॉर्मेट में। इसीलिए हम पहला ही लाइन जो बोले वो लाइन क्या था कि कोडेड इनइक्वालिटी क्या है ना, कोडेड इनइक्वालिटी कुछ नहीं है कि कोडेड इनइक्वालिटी जस्ट है इनइक्वालिटी
इन अ कोडेड फॉर्म में है। अब देखो, अगर एक एक सिंबल एक एक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर अगर हम स्टेटमेंट में दिए गए जो सिंबल के फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वहां पर अगर हर एक सिंबल को हटाकर अगर हम साइन बैठा देते हैं तो प्रॉब्लम कोडेड इनइक्वलिटी से नॉर्मल इनइक्वलिटी तरह बन जाएगा। ये था मेरा दूसरा एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आप लोगों के जो मन में जो विचार आ रहा था कि कोडेड इनइक्वलिटी में सर बोले कि डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोडेड इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटी नियर अबाउट सेम ही है। बस दिक्कत एक बात का है कि यहां पर सिंबल के फॉर्मेट में देगा। अगर आप सिंबल को डिकोड कर लेते हो साइन में और यहां पर दिए गए स्टेटमेंट और कंक्लूजन में अगर सिंबल को हटाकर साइन बैठा देते हो तो प्रॉब्लम नॉर्मल इनइक्वलिटी के जैसा बन जाएगा। और नॉर्मल इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग जानते हैं। मतलब यहां पर मुझे बस ये एक्सप्लेनेशन देना था कि कोडेड इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। अगर आप सिंबल को हटा देते हो तो बाकी सब चीज सेम ही है। बट अगर आप सिंबल को डिकोड करने के बाद अगर हर एक स्टेटमेंट से हर एक कंक्लूजन को अगर आप सिंबल को हटाकर साइन बैठाते हो और उसके बाद अगर सॉल्व करते हो तो ये प्रोसेस हो जाता है नॉर्मल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं बनेगा, प्रॉब्लम तो बनेगा ही। प्रॉब्लम आप कैसे भी करिए प्रॉब्लम आपका बनेगा। बट एक बात सोचिए, अगर कोडेड इनइक्वलिटी वो देते हैं एग्जाम में तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस वो देगा। अब 4 से 5 क्वेश्चन में 4 अगर क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन में मिनिमम 4 स्टेटमेंट और हर एक में अगर 2-2 करके कंक्लूजन देते तो 4x2 या 5x2 10 मैक्सिमम 10 कंक्लूजन। अगर आप हर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिए गए सिंबल को आप चेंज करके साइन बैठाएंगे, कंक्लूजन में दिए गए सिंबल को आप चेंज करके साइन बैठाएंगे, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहां पर शॉर्ट वे से करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट वे से करने का मतलब है कि सिंबल को यहां पर हम लोग को हटाने की आवश्यकता नहीं है। सिंबल जैसा है वैसा ही रहेगा। हम लोग उसको मतलब सिंबल रहते हुए भी सॉल्व कर लेंगे शॉर्ट वे से। एक जगह पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि देखो ये रूल मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि ये लॉ है। ये जो भी हम लोग शॉर्ट वे या जो भी सीखते हैं वो पहले पूर्वजों का बनाया हुआ है कि नहीं। तो ये कोई फॉर्मूला या कोई लॉ नहीं है। हम लोग एक वे से सॉल्व करते हैं और इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो डिसएडवांटेज है उसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो भी मतलब बहुत ही कम एफर्ट देकर। हो सकता है कि वहां पर एक मतलब जहां पर नीड होगा, मेरा बात ध्यान से सुनो, जहां पर नीड होगा वहां पर हम लोग सिंबल को हटाकर साइन बैठाकर चेक कर लेंगे जब नीड होगा। बट वही थोड़ा सा डिसएडवांटेज के चलते ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा जो वे है उसे ही खत्म कर दें, ये नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट वे से करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डिस्कशन करते जा रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो देखते जाओ, सबके सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर अच्छे से क्वेश्चन देखना चाहोगे तो हम आप लोग को और एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन है जो आप लोगों को हम बाद में कोडेड इनइक्वलिटी समझाने के बाद जब क्वेश्चंस को लेकर डील करेंगे तब हम इस स्लाइड को यूज करेंगे। देखो ये पूरा क्वेश्चन है। यहां पर भी देखो 5 सिंबल दिया हुआ है, ऊपर में 5 सिंबल के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन दिया गया है और उसके बाद ये ऑप्शंस भी दिया गया है। ये क्या है, ये ऑप्शन है। बैंकिंग में देखो 5 ऑप्शन हम आप लोगों को बताए थे, ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू, कंक्लूजन 2 ट्रू, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ ऑप्शन देगा। उसके बाद स्टेटमेंट और कंक्लूजन देगा। ये रहा एक कंप्लीट क्वेश्चन। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो चले जाते हैं जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंबल को साइन में डिकोड करेंगे। यहां पर जो चीज बोल रहा है अच्छे से सुनो।
सिंबल को जब साइन में डिकोड करेंगे ना, तब यहां पर दिए गए जो डेफिनेशंस होगा वो पॉजिटिव फॉर्मेट भी दे सकते हैं या तो नेगेटिव फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। अब 5 सिंबल हैं, 5 सिंबल के रिस्पेक्ट में वो डेफिनेशन देगा, हर एक सिंबल के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन देगा। अब 5 सिंबल के रिस्पेक्ट में जब वो डेफिनेशन देगा, पांचों के 5 ही पॉजिटिव फॉर्मेट में हो सकते हैं या तो पांचों के 5 ही नेगेटिव फॉर्मेट में हो सकते हैं। अगर सेम फॉर्मेट में होता है, 5 सिंबल के रेस्पेक्ट में, अगर सारे के सारे सिंबल के रेस्पेक्ट में अगर वो सेम फॉर्मेट यूज करे, मतलब पॉजिटिव फॉर्मेट में यूज किया, दिक्कत नहीं है। सबके सब अगर नेगेटिव फॉर्मेट में यूज करे तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यहां पर P इज नॉट स्मॉलर देन, P इज नॉट ग्रेटर देन, नेगेटिव वे में वो डेफिनेशन दे रहे हैं। P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। मतलब क्या है? नेगेटिव। हम लोग नॉट केसेस भी सीखे हैं ना, वो नॉट केसेस में इसे डिफाइन कर रहे हैं। बट देखो 5 के 5 सिंबल नॉट केसेस में डिफाइन किए, 5 के 5 सिंबल पॉजिटिव में भी डिफाइन कर सकते हैं, तब दिक्कत नहीं होता है। बट एक चीज ध्यान से सुनो, अगर 5 में से 2 मान लो पॉजिटिव दी और 3 मान लो नेगेटिव दे दी, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको कोई भी एक फॉर्मेट में आपको लाना होगा सबके सब सिंबल। मतलब सिंबल को डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मेट होगा वो एक ही फॉर्मेट में आपको लाना होगा। अगर 2 पॉजिटिव दिए 3 नेगेटिव दिए, तो या तो आप 2 पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करके उसका साइन निकालिए, या तो आप 3 नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसका साइन निकालिए। कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको उसे डिफाइन करनी है, तभी जाकर आपको 5 साइन जो है वो मिल जाएगा। क्लियर? ये बातें ध्यान रखनी है। अगर सेम फॉर्मेट में देते तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसका मीनिंग निकालो। हर एक करके मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पर @ का मतलब क्या बोले, P@Q। अब पूछोगे कि P@Q क्यों बोले? अब देखो, रिलेशन हो या रेस्ट्रिक्शन डिफाइन हो, 2 ऑब्जेक्ट के बीच ही तो होगा, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट लगेगा ना। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि P@Q, मतलब जो भी यहाँ पर रिलेशन या रेस्ट्रिक्शन डिफाइन अगर @ के लिए वो कर रहे हैं, तो मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेना ही होगा। तो वो 2 ऑब्जेक्ट के बीच ही डिफाइन कर रहे रिलेशन या तो रेस्ट्रिक्शन। अब @ का मतलब वो बोलना चाह रहे कि P इज नॉट स्मॉलर देन। अब बताओ, नॉट केसेस में आप लोग पढ़े हो, नॉट स्मॉलर देन मतलब छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा या तो बराबर। तो इसका मतलब @ का मतलब वो बोलना चाह रहे हैं बड़ा या तो बराबर। P*Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q, बड़ा नहीं होगा। P Q से बड़ा नहीं होगा, तब बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? छोटा या तो बराबर होगा, क्योंकि आपके पास 3 रिलेशन है। P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर, ध्यान से देखो, नाइदर ग्रेटर मतलब बड़ा भी नहीं होगा, नॉर इक्वल टू बराबर भी नहीं होगा। तो बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो क्या होगा? छोटा होगा। P इज नाइदर स्मॉलर, हैशटैग मीन्स नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या होगा? बड़ा होगा। और नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो 5 साइन आया 5 सिंबल के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? ये हो गया स्टेप 1। हम लोग को पहले स्टेप में ये करना है। क्वेश्चन देगा तुरंत 5 सिंबल के रिस्पेक्ट में 5 साइन निकाल लो। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब क्या करना है? स्टेप 2 नोट डाउन कर लो, सारा चीज कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ। वीडियो भी देखो और क्लासेस में जिस तरीके से नोट डाउन करते हो नोट डाउन कर लो। ये हो गया स्टेप 1, ये पहला काम है हम लोग का। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कोडेड हाउस में प्लेस करना है। लिख लो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? कोडेड हाउस। ये रहा स्टेप 2 और ये हो गया कोडेड हाउस। देखो हम ऊपर में लिखे कोडेड हाउस। कोडेड हाउस में प्लेस करनी है। कोडेड हाउस में किस तरीके से प्लेस किया जाता है, क्यों किया जाता है, अब हम लोग को वो चीज सीखना है। वो पार्ट क्लियर हो गया। वहां पे बस एक पॉइंट याद रखना था कि सभी के मतलब सभी का जो फॉर्मेट होगा वो सेम फॉर्मेट होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव फॉर्मेट में हम लोग को लाना होगा। ये ध्यान में रखनी है। अब उसे कोडेड हाउस में प्लेस करना है। कोडेड हाउस में हम यहाँ पर वी शेप में प्लेस करते हैं।
वी शेप में क्यों करते उसका एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे, थोड़ी देर में दे देंगे। बट वी शेप में जब प्लेस करेंगे तब किस तरीके से करेंगे, ये होगा ग्रेटर देन के जगह हमेशा। आपको यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिसका मीनिंग ग्रेटर देन आया हुआ है उसे यहीं पर ही प्लेस करना है। ये ग्रेटर देन का जगह है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का जगह है, ये इक्वल टू का जगह है, ये लेस देन का जगह है, और ये लेस देन इक्वल टू का जगह है। ये जगह फिक्स्ड है। देखो यहां पर हैशटैग का मतलब क्या आया था, ग्रेटर देन, इसलिए हम इसे कहां पर प्लेस किए, ऊपर में। ठीक, कॉपीराइट का मतलब क्या आया था, लेस देन। देखो जिसका जो आया था उसको हम वहीं पर प्लेस किए। ये फिक्स्ड जगह है, ग्रेटर देन यहीं पर ही बैठेगा। यहां पर ग्रेटर देन को लिखना है, यहां पर लेस देन से रिलेटेड जो सिंबल है उसे लिखना है। ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेटेड सिंबल को यहीं पर लिखना है, लेस देन इक्वल टू यहां पर, इक्वल टू यहां पर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब एक काम करते, वी शेप में प्लेस करने के पीछे रीजन क्या है वो पहले डिस्कशन कर देते हैं। रीजन, फर्स्ट रीजन है कि यहां पर दो अलग अलग फैमिली को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इस तरफ हम लोग ग्रेटर देन फैमिली मेंबर वाले को लिखेंगे, इस तरफ लेस देन फैमिली मेंबर वाले को लिखेंगे। ग्रेटर देन को यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक, दूसरा पॉइंट, इक्वल टू को यहां पर लिखने के पीछे रीजन नहीं है कि इक्वल टू विल बी कंसिडर्ड फॉर बोथ द फैमिली। दोनों फैमिली का हिस्सा था नौकर, इसलिए इक्वल टू को इस तरीके से लिखेंगे ताकि दोनों फैमिली में उसे कंसिडर कर सके। ये था दूसरा रीजन। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट हम यहां पर अगर लिखना चाहेंगे, अगर आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन इस तरीके से करिए कि फर्स्ट पॉइंट यहां पर वी शेप में करने के पीछे रीजन क्या था कि सबसे पहला था फैमिली एडजस्टमेंट। फैमिली एडजस्टमेंट, क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करो। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या था कि इक्वल टू को प्लेस करना था ऐसे जगह पर क्यों, जहां पर वो बोथ फैमिली मेंबर में कंसिडर कर सके। इक्वल टू इज बोथ फैमिली मेंबर। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रायोरिटी बेसिस पर प्लेस किए। प्लेस डायरेक्ट हम यहां पर प्रायोरिटी बेसिस पर कर दिए, प्रायोरिटी बेसिस पर प्लेस किया गया है। जैसे देखो ग्रेटर देन फैमिली की अगर बात करें, ये सब चीज हम पहले ही वीडियो में डिस्कशन किए। प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है, ग्रेटर देन फैमिली में ग्रेटर देन का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए देखो ये सबसे ऊपर है। उसके बाद हम किसे प्लेस किए हैं, अगर आप एक ही फैमिली को कंसिडर करने जा रहे हो तो प्रायोरिटी बेसिस पर इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका प्रायोरिटी @ का होगा, फिर इक्वल टू का होगा। इस फैमिली में देखा जाए तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फिर लेस देन इक्वल टू का, फिर इक्वल टू का। क्लियर? तो प्रायोरिटी बेसिस भी यहां पर प्लेस किए करके रखे। और लास्ट पॉइंट है ऑपोजिट सिंबल वाले, ऑपोजिट में ही बैठे हैं, ऑपोजिट रिलेशन वाले आर प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट में बैठे, जैसे कि ग्रेटर देन का ऑपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन का ऑपोजिट होता है लेस देन। ग्रेटर देन को अगर आप चेंज करते हो तो लेस देन में चेंज होगा, मतलब ऑपोजिट साइन होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू, और हम लोग को रूल में ये लगेगा भी, ऑपोजिट सिंबल तुरंत में ढूंढना होगा। तो ऑपोजिट सिंबल अगर तुरंत में ढूंढना होगा तो तुरंत में मिल भी जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग प्लेस इस तरीके से करके रखे। अगर ये मेरा आंसर बोला जाता है कि ये नहीं, इसके ऑपोजिट सिंबल मेरा आंसर है, तो उसके ऑपोजिट सिंबल हम लोग को उसके ऑपोजिट में ही मिल जाएगा। तो ये 4 रीजन होता है हम लोग इसे वी शेप में प्लेस करते हैं। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक। क्लियर? यही सोच कर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक नहीं है। आगे बढ़े तो चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे।
तो फर्स्ट स्टेप क्या था, सिंबल के रिस्पेक्ट में साइन निकालेंगे और उसके बाद उसे कोडेड हाउस में प्लेस कर लेंगे। अब काम क्या है, अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन देख के उसे स्टेटमेंट से सॉल्व करना है। क्लियर? यहां पर एक चीज हम लोग सीखेंगे। कंक्लूजन में यहां पर ए और डी के बीच रिलेशन पूछा है, नेक्स्ट कंक्लूजन में ई और ए से कंक्लूजन दिया गया, मतलब ई और ए के बीच रिलेशन निकालना है। अब देखो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है ना, यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट एक नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे ए और बी के बीच रिलेशन, फिर सी और बी के बीच, फिर डी और सी के बीच, फिर डी और ए के बीच। यहां पर एक छोटा सा चीज जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, बट आप अगर इसे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, यहां पर गलत कर देंगे हम लोग, जबकि इसका कंसेप्ट बहुत इजी है। जब मल्टीपल स्टेटमेंट होता है और 2 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन जब कंक्लूजन में पूछ लेते हैं, मतलब ऐसे 2 कंक्लूजन्स की ऐसे 2 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन हम लोग से पूछ लिया गया है, जिसे स्टेटमेंट में अगर हम फॉर्म करना चाहेंगे तो स्टेटमेंट को मर्ज करना होगा, मतलब 2-3 स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा, मार्जिंग बोलते हैं इसे। तो जब स्टेटमेंट मर्ज करते हैं ना, नॉर्मल वे में दिखाते हैं, जब स्टेटमेंट मर्ज करते हैं, ये प्रीवियस स्लाइड में हम रखे थे इसे एक्सप्लेन करने के लिए। देखो यहां पर 4 स्टेटमेंट है, ए बी, ये एक स्टेटमेंट है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 स्टेटमेंट है। अगर मुझे ए और ई के बीच रिलेशन पूछेगा तो ए और ई के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम यहां पर डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? ए के साथ बी का रिलेशन होगा, बी के साथ मुझे सी का रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, सी के साथ डी का रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा और फिर डी के साथ ई का। इस तरीके से करेंगे ना। जब नॉर्मल होता है ना प्रॉब्लम, मतलब साइन दिखाई देता है, तब दिक्कत नहीं होता है, हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, ए और बी के बीच रिलेशन ग्रेटर देन था, सी और बी के बीच रिलेशन सी के तरफ था ये, हाँ तो इस तरफ कर देंगे। सी और डी के बीच इक्वल टू था, इक्वल टू बैठा देंगे। ई और डी के बीच ई के तरफ ग्रेटर देन साइन है तो इस तरफ कर देंगे। ये हो गया मार्जिंग। यहां पर दिए गए 4 स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में मार्ज कर दिए। क्लियर? कर तो दिए, साइन भी दिखाई दे रहा था, इसलिए हो भी गया बहुत अच्छे से। बट एक चीज हम लोग यहां पर सीखना था, मतलब ध्यान देना है। मतलब जानते तो है ही, सही जानते थे तभी ना एक स्टेटमेंट में मर्ज कर दी। बट एक जगह ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत यहाँ पर नहीं, कोडेड इनइक्वालिटी में हम लोग कर देंगे, गलत कर देंगे। वो ये था, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर रिलेशन था सी और बी के बीच, और यहाँ पर जब आप मर्ज किए तब आप रिलेशन किए बी और सी के बीच। मतलब सी और बी के बीच जो रिलेशन था, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी था। जब इसे आप बी और सी के बीच में रिलेशन मतलब चेंज किए, तब क्या किया, बीच में जो सिंबल था उसे साइन था उसे आप चेंज कर दिए। ये चेंज आप यहाँ पर किए, बट कोडेड इनइक्वालिटी में ये चीज़ आप नोटिस नहीं करोगे। एक्चुअली यहाँ पर जो हम सिखाना चाहते हैं वो ये है कि ऑब्जेक्ट का प्लेस अगर हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्लेस अगर हम लोग चेंज करते हैं तो बीच का जो साइन होता है वो ऑपोजिट साइन में चेंज हो जाता है। सी और बी के बीच रिलेशन था सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। जब आप सी और बी के बीच प्लेस चेंज किए, सी और बी को आप बी और सी के फॉर्मेट में लिखना चाहें, तब बीच में दिए गए ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज होकर हो गया लेस देन इक्वल टू। हुआ कि नहीं? चेंज हुआ ना। मतलब अगर हम इसे बी और सी के फॉर्मेट में लिखते और अगर हम सेमी साइन रखते तो गलत नहीं होता? ये तो गलत है। क्लियर हुआ अब? मतलब ऑब्जेक्ट का प्लेस जब हम लोग चेंज करते हैं तब बीच का जो साइन होता है, बीच का जो रिलेशन होता है वो भी ऑपोजिट रिलेशन में चेंज हो जाता है। ये चीजें दिमाग में रखना है बस। और इसको बोलने के पीछे रीजन यही था कि जब हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी मर्ज करना जाएंगे, मतलब मर्ज करने जाएंगे ना, तब भी क्या करेंगे। देखो
ए के साथ बी का रिलेशन करेंगे, बी के साथ सी का करेंगे, सी के साथ डी का करेंगे, डी के साथ ई का करेंगे। ठीक, ए के साथ बी परसेंटेज है, इक्वल टू चेंज ऐसे भी नहीं होगा, परसेंटेज परसेंटेज रह जाएगा। बट यहां पर सी और बी के बीच स्टार हैं, ध्यान से देखो, स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, राइट। आप क्या बी और सी के बीच में भी स्टार ही लिखोगे? लिखोगे यहां पे स्टार? नहीं ना, सी और बी के बीच लेस देन इक्वल टू था, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होगा। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे? तो इसका मतलब यहां पर क्या बैठेगा, तब एट द रेट बैठेगा, स्टार नहीं होगा। तो ये चीजें हम आपको सिखा रहे थे कि ऑब्जेक्ट का प्लेस जब चेंज करोगे ना, तब बीच का सिंबल भी आपको चेंज करना होगा, वो भी ऑपोजिट सिंबल में। अगर आप यहां पर गलती से बी और सी के बीच भी स्टार लिख के अगर आगे बढ़ जाते हो तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। गलत तो ऐसे भी हो गया, क्योंकि आप गलत स्टेटमेंट ही गलत लिख रहे हो, जो रिलेशंस आपको स्टेटमेंट पे दिया हुआ वो आप नहीं लिख रहे हो, तो क्या करते आप वहीं पे गलत कर दिए। तो बस ये चीजें आपको सावधान करनी थी हमें। क्लियर? इतना कुछ बोलने के पीछे रीजन बस इतना ही था कि यहां पर ये गलती आप मत करिए। अगर आप गलती कर देते हो तो क्वेश्चन भी आपका गलत बनेगा, क्योंकि आप स्टेटमेंट गलत लिख रहे हो, तो उसी स्टेटमेंट से जब आप आंसर निकालने जाओगे तब आप गलत कर दोगे, आंसर आपका गलत आएगा। क्लियर? आई थिंक और प्रॉब्लम नहीं होगा। डी और सी के बीच कॉपीराइट है, यहाँ पर सी और डी, यहाँ पर डी और सी के बीच रिलेशन, यहाँ पर सी और डी, तो कॉपीराइट क्या हो? कॉपीराइट का मतलब क्या था? लेस देन, तो लेस देन तो नहीं रहेगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हैशटैग। डी और ई के बीच यहाँ पर भी एट द रेट, तो यहाँ पर भी एट द रेट ही होगा। तो क्लियर हो गया? वहां पर भी डी और ई के बीच एट द रेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी डी और ई के बीच, तब एट द रेट ही होगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस स्लाइड में मुझे बस इतना ही बताना था कि जब आप ऑब्जेक्ट के बीच प्लेस चेंज करोगे तब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बीच का सिंबल वहां पर चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर देखो, एक स्टेटमेंट हम लिए हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स भी लिए। ठीक, तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका क्या? पहले हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली कंक्लूजन को देखते थे। किसके और किसके बीच रिलेशन पूछा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट में उसे देखेंगे। ठीक, तो यहां पर देखो, ए और डी के बीच रिलेशन पूछा है, नेक्स्ट कंक्लूजन में डी और ए के बीच रिलेशन पूछा है, बी और डी के बीच, बी और ई के बीच, ई और ए के बीच, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशंस के बारे में हम लोग को पूछा गया कंक्लूजन पर। तो जब हम लोग आंसर निकालने के लिए जाएंगे, अगर मोर देन वन स्टेटमेंट होगा तो मर्ज करने की आवश्यकता है, तो मर्ज कर लेंगे। अब मर्ज करने के बाद सुनो कि कंक्लूजन में जिसके और जिसके बीच रिलेशंस वो पूछेगा, हमेशा हम लोग लेफ्ट ऑब्जेक्ट से लेकर राइट ऑब्जेक्ट के तरफ हम लोग जाएंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट। जैसे यहां पर ए हैशटैग डी है, तो इसका मतलब मुझे ए से डी तक जाना है, डी से ए तक नहीं। लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है, लेफ्ट एलिमेंट टू राइट एलिमेंट। जैसे यहां पर लेफ्ट साइड में ए है, तो मुझे इस कंक्लूजन में ए से डी तक जाना है। नेक्स्ट कंक्लूजन में मुझे डी से ए तक जाना है, उसके बाद बी से डी तक जाना है। हमेशा लेफ्ट एलिमेंट टू राइट एलिमेंट, ये ध्यान में रखना है। और लेफ्ट एलिमेंट टू राइट एलिमेंट तक अगर आप जाते हो, जब आप स्टेटमेंट में जैसे यहां पर ए से डी तक अगर हम जाते हैं, तो ए यहां पर है, डी यहां पर है, तो ए से डी तक जाएंगे तो मुझे किस तरफ जाना होगा? मुझे लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना होगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ। और अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे देखो यहां पर मुझे अगर डी से ए तक जाना है, डी से ए तक, तो मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना होगा। क्लियर? तो तब हम लोग उसे बैकवर्ड पाथ बोलेंगे। तो देखना होगा कि लेफ्ट एलिमेंट से राइट एलिमेंट तक जाने के लिए हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग फॉरवर्ड पाथ में जा रहे हैं, और अगर हम लोग लेफ्ट एलिमेंट टू राइट एलिमेंट जाते वक्त अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग बैकवर्ड पाथ में जा रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ समझ में आ गया क्या है? यहां तक कोई कंफ्यूजन?
क्लियर। अब दो रूल है, ये हैं वो दो ट्रिक जिससे रिलेट करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका यूज होगा यहां पर। इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सेम फैमिली और डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट फैमिली का भी छोड़ो, सेम फैमिली। सेम फैमिली का मतलब आप लोग जानते हो, जिसे हम नॉर्मल केसेस बोलते हैं। सेम फैमिली का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जितने भी साइन तो यहां पर होगा नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, सिंबल। जितने भी सिंबल प्रेजेंट होंगे, अगर सबके सब सिंबल एक ही मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो तो समझ में आ गया। सेम फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ अगर मेरा पाथ फॉरवर्ड होता है, देन ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी माय आंसर। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशंस फाइंड करते समय अगर सारे के सारे सिंबल एक ही फैमिली से बिलोंग करते और अगर उसके साथ साथ मेरा पाथ भी अगर फॉरवर्ड होता है, तब ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल होगा मेरा आंसर। क्लियर। सेम, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन फाइंड करते समय सारे के सारे सिंबल एक ही फैमिली से बिलोंग करते, बट मेरा पाथ अगर बैकवर्ड होता है, देन ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल नहीं, ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी माय आंसर। तब ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल मेरा आंसर नहीं होगा, तब मेरा आंसर क्या होगा ना, उस ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल के जो अपोजिट में बैठा है वो मेरा आंसर होगा। क्लियर। तो पहले ये दो जो रूल हम लोग सीखे, इसे हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। जो प्रीवियस जो स्लाइड था इसमें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ए से डी तक जाना है, ध्यान से देखो, ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाएंगे, ए से डी तक जाएंगे मतलब पाथ हो गया फॉरवर्ड, हम ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं सारा चीज। पाथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ है। ए से डी तक जाएंगे तो फॉरवर्ड पाथ है। अब देखना होगा सिंबल, सिंबल यहां पर प्रेजेंट है कोडेड हाउस में। देखो परसेंटेज आ रहा है ए और डी के बीच, परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज यहां पर है, एट द रेट यहां पर है, हैशटैग यहां पर है। तो देखो ए और डी के बीच तीन सिंबल यहां पर आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, एट द रेट आ रहा है और हैशटैग। ये तीनों सिंबल क्या है, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है। क्लियर टू एवरीवन। तो इसका मतलब ब्रैकेट में यहां पर लिख देते हैं सेम फैमिली। क्लियर टू एवरीवन। तो कौन सा रूल लगाएंगे, चले जाओ रूल स्लाइड में। ये हो गया सेम फैमिली पाथ फॉरवर्ड, तब रूल क्या लिखे, ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी योर आंसर। तो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल होगा मेरा आंसर। अब सिंबल कौन कौन सा आ रहा था, परसेंटेज आ रहा था, एट द रेट आ रहा था, हैशटैग आ रहा था, ये तीन सिंबल आ रहा था, राइट। तो इस तीन सिंबल में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली हैशटैग का ज्यादा है। तो इसका मतलब ए और डी के बीच मेरा आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए हैशटैग डी। क्लियर टू एवरीवन। ये मेरा आंसर होना चाहिए और यहां पर ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। मतलब रूल फॉलो करने के बाद जो सिंबल मेरा आंसर आ रहा है, यहां पर भी कंक्लूजन में भी वही सिंबल दिया हुआ है ए और डी के बीच, इसका मतलब यहां पर दिया हुआ कंक्लूजन बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो डी से ए जा रहे हैं, डी से ए जाएंगे तो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाना होगा। डी से ए तक जाएंगे तो इस तरफ जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब मेरा पाथ क्या है, बैकवर्ड। तो पाथ पहले लिख देते हैं। अब पाथ हो गया बैकवर्ड, सिंबल तो वही है, ए और डी के बीच जो सिंबल हम लोग देखे थे, डी से ए जाएंगे तो सिंबल तो वही रहेगा ना, सिंबल तो यही तीनों रहेगा, हैशटैग, एट द रेट और परसेंटेज। तो इसका मतलब जितने भी सिंबल है सबके सब सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है, हम थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर रहे, एकदम बेसिक से मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। डी से जा रहे हैं तो बैकवर्ड पाथ हो गया, सारे के सारे सिंबल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब भी सेम फैमिली से बिलोंग करे, मेरा बात ध्यान से सुनो, जब भी सेम फैमिली से बिलोंग करे, जो भी सिंबल आ रहा है उसमें से जिसका प्रायोरिटी है पहले उसको फाइंड कर लो। यही तीन सिंबल आ रहा था तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सेम फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो जो जो सिंबल मेरा आंसर में आ रहा है
उसमें से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले फाइंड कर लो। उसके बाद देखो कि पाथ तुम्हारा क्या है। अगर पाथ फॉरवर्ड है तो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल को ही आंसर कर दो, और अगर पाथ बैकवर्ड है तो वो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल तुम्हारा आंसर नहीं होगा। जैसे यहां पर पाथ बैकवर्ड था बट प्रायोरिटी तो इसी का ही था, तो पाथ बैकवर्ड होने के कारण क्या हो गया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल, तो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल यहां पर हैशटैग है, तो उसका ऑपोजिट सिंबल क्या है, कॉपीराइट। तो इसका मतलब डी कॉपीराइट ए, ये होगा मेरा आंसर। यहां पर भी डी कॉपीराइट ए है, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन बिल्कुल सही है। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी और डी, अब धीरे धीरे मजा आएगा। सीख रहे हो, ये तो हम रियलाइज कर ही पा रहे कि आप लोग सीख रहे हो, ठीक। बी और डी, बी और डी के बीच देखो क्या क्या सिंबल। बी और डी के बीच सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, ठीक। एट द रेट और हैशटैग दोनों सेम फैमिली, तो सेम फैमिली तो प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, हैशटैग। गए थे किस तरफ, फॉरवर्ड, यहां पे सेम लिख देते हैं। गए थे किस तरफ, फॉरवर्ड, तो हैशटैग विल बी माय आंसर। इसका मतलब मेरा आंसर यहां पर बी हैशटैग डी होना चाहिए था, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। यहां पर दिया हुआ है एट द रेट, तो क्या करेंगे बताओ। यही एरर वाला पार्ट हम लोग को सीखना है। हुआ क्या बताओ, बी और डी के बीच रिलेशन फाइंड करने गए, पाथ था फॉरवर्ड, बट सबके सब जो सिंबल यहां पर प्रेजेंट था, जितने भी सिंबल प्रेजेंट थे बी और डी के बीच, सारे के सारे सिंबल एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा था। बट जो मेरा आंसर होना चाहिए वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आंसर कर दो कि ये तो रूल तो फॉलो नहीं कर रहे, इसे कर दो क्रॉस, मतलब ये गलत है, बट ब्रैकेट में लिख दो एन। अब पूछेगा आप कि सर यहां पर ब्रैकेट में एन क्यों लिखे। एन लिखने के पीछे रीजन नहीं था कि ये जो एरर था ये एक एरर है, ये कंक्लूजन जो आया हुआ ये एरर है, गलत है ये, बट ये गलती जो है ये नॉर्मल एरर है। अब आप पूछोगे कि सर नॉर्मल एरर का मतलब क्या है। नॉर्मल एरर का मतलब ये हुआ कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच आप रिलेशन फाइंड करने के लिए जाओ, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो। नॉर्मल एरर का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच आप रिलेशन फाइंड करने के लिए जब जा रहे हो, तब अगर सबके सब सिंबल अगर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जो मेरा आंसर होना चाहिए वो अगर प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके लिए जो एरर होता है उसे हम लोग नॉर्मल एरर कहेंगे। और नॉर्मल एरर का मतलब है कि सारे के सारे सिंबल सेम फैमिली का होगा, बट जो मेरा आंसर होना चाहिए वो नहीं था वहां पर, इस वजह से वहां पर एरर हो रहा है, इसलिए इस एरर को नॉर्मल एरर बोलेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ो, बी और ई के बीच, बी और ई के बीच पाथ क्या है बताओ, फॉरवर्ड होगा, है कि नहीं, पाथ होगा फॉरवर्ड। बट बी और ई के बीच एक चीज नोटिस करके देखो क्या क्या सिंबल आ रहा है, एट द रेट, हैशटैग, एट द रेट, हैशटैग, उसके बाद स्टार। स्टार कहां पर हो गया, दूसरे फैमिली में, मतलब डिफरेंट फैमिली आ गया यहां पर, सारे के सारे सिंबल एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हो गया डिफरेंट फैमिली। तो जब भी डिफरेंट फैमिली आ जाएगा, रूल यहां पर देखो, डिफरेंट फैमिली में क्या रूल लिखे, डिफरेंट फैमिली विल बी कंसिडर्ड एज डिस्प्यूट केस। हम पहले भी बोले डिस्प्यूट केसेस होता है डिफरेंट फैमिली वाले को हम लोग डिस्प्यूट केसेस बोलते हैं, जब दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जाता है, तब फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, एवरी टाइम द कंक्लूजन शुड बी इन डाउटफुल सिचुएशन।
आप लोग जानते हो कि दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आने से सबसे पहले हम लोग आंसर क्या करते हैं, डाउटफुल करते हैं, हाँ या ना। बट यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से हम लोग यहां पर डाउटफुल, ऑब्वियसली इसका आंसर है, बट डाउटफुल हम लोग नहीं करेंगे, इसका आंसर करेंगे, क्रॉस दे देंगे इसे, बट ब्रैकेट में लिख देंगे डी, ब्रैकेट में लिख देंगे डी, क्योंकि ये भी एक एरर है, बट ये नॉर्मल नहीं, ये डिस्प्यूट एरर है। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा नॉर्मल एरर किसे कहते हैं, वो तो हम आप लोगों को समझा दिए। अब डिस्प्यूट एरर किसे कहते हैं वो समझा देते, फिर दोनों को एक बार एक ही साथ बता देते। डिस्प्यूट एरर का मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच आप रिलेशन फाइंड करने के लिए जाओ और दो ऑब्जेक्ट के बीच जितने भी सिंबल प्रेजेंट हो वो अगर अलग अलग फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हैं, तब जो एरर होता है उसे हम लोग डिस्प्यूट एरर कहते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन फाइंड करते समय सबके सब सिंबल अगर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो वहां पर प्रेजेंट ना होने के कारण जो एरर होता है उसे नॉर्मल एरर कहते हैं। और दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन फाइंड करते समय अगर दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जाता है, उस वजह से जो एरर क्रिएट होता है उसे डिस्प्यूट एरर बोलते हैं। सो डिफरेंट फैमिली मेंबर बीच में आ जाएगा तो डिस्प्यूट एरर, और नॉर्मल मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करेगा बट जो आंसर होना चाहिए वो ना होने के कारण जो एरर होगा उसे नॉर्मल एरर। तो एरर को डिफरेंशिएट कर दिए, नॉर्मल एरर किसे कहते हैं, डिस्प्यूट एरर किसे कहते हैं, समझ में आ गया। इसका आंसर तो डाउटफुल होगा, बट डाउटफुल तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस देकर डी लिख के रखेंगे, ठीक। क्रॉस देकर डी लिखने का मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंट फैमिली मेंबर बीच में आने के वजह से ये गलत हुआ है। देखो ये दो एरर सेम नहीं है, हम इसलिए इतना जोर देकर इसे समझा रहे, इतना डीपली इसे इसलिए समझा रहे क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि दो एरर अलग है। यहाँ पर दो एरर सेम नहीं है, नॉर्मल एरर अलग चीज़ है और डिस्प्यूट एरर अलग चीज़ है। डिफरेंट फैमिली मेंबर बीच में आने की वजह से जो एरर होता है उसे डिस्प्यूट एरर कहते हैं, बट सेम फैमिली बीच में आता है जो आंसर होना चाहिए वो ना प्रेजेंट होने के कारण जो एरर होता है उसे नॉर्मल एरर कहते हैं। सो दो एरर टोटली डिफरेंट एरर है, क्लियर। इसलिए सबसे पहले मेरा काम था दो एरर को डिफरेंशिएट कर देना, वो हम कर दिए हैं। अब देखो ई से ए, ई से ऐसे भी नहीं देखना है, ई से ए तो ऐसे भी डिस्प्यूट केसेस होगा, तो ये बस डिफरेंस क्या है, यहां पर भी डिफरेंट फैमिली मेंबर आएगा, यहां पर भी डिफरेंट फैमिली मेंबर आएगा, सिर्फ डिफरेंस यहां पर यह है कि बैकवर्ड, तो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, डिफरेंट फैमिली मेंबर अगर बीच में आ रहा है तो बस क्रॉस देकर ब्रैकेट में डी लिख दो, क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर सारा चीज समझ में आ गया। फॉरवर्ड सेम फैमिली रहने से क्या होगा, बैकवर्ड सेम फैमिली रहने से क्या होगा, और डिफरेंट फैमिली मेंबर रहने से क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड पाथ में। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये रूल समझ में आ गया, रूल एक बार पढ़ लो। सेम फैमिली मतलब नॉर्मल केसेस अगर फॉरवर्ड पाथ होता है तो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल होगा मेरा आंसर, और अगर बैकवर्ड पाथ होता है सारे के सारे सिंबल अगर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल होगा मेरा आंसर। डिफरेंट फैमिली में क्या होता है, अगर फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, अगर दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ रहा है तो एवरी टाइम कंक्लूजन शुड बी इन डाउटफुल सिचुएशन। और डिफरेंट फैमिली में डिस्प्यूट केसेस में सिर्फ क्या आंसर होता है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो उसका आंसर आइदर होगा या तो उसका आंसर नाइदर होगा। वही चीज हम देखो 3 स्टार देकर लिखे कि इन दिस सिचुएशंस आइदर और, कब, इफ ऑल पॉसिबल रिलेशन सिंबल, मतलब जितने भी पॉसिबल रिलेशंस होते हैं उसके सिंबल्स अगर प्रेजेंट होता है कंक्लूजन पर, तब हम लोग उसका आंसर करेंगे आइदर और अगर नहीं होता अदरवाइज नाइदर नॉर करेंगे। अगर सब के सब पॉसिबल रिलेशंस के सिंबल्स अगर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है देन मेरा आंसर होगा नाइदर नॉर। तो जो रूल था वो समझ में आ गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन। सो नॉर्मली क्या आंसर होगा, किस तरीके से आंसर करेंगे, क्या रूल अप्लाई करेंगे, वो सारा चीज समझ में आ गया। जितने भी टाइप के रूल्स यहाँ पर क्रिएट हो सकता था, जितने भी टाइप के एरर यहाँ पे क्रिएट हो सकता था, कहाँ पर सही होगा कहाँ पर गलत होगा, गलती को क्या लिखेंगे, गलत को किस तरीके से लिखेंगे, गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर दिए। आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हो चुका है आप लोगों का, यही आशा रखते हैं।
अभी और आगे नहीं बढ़ाएंगे इस वीडियो को, यहाँ तक ही रहने दो, यहाँ तक पहले समझ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आइदर और नॉर्मल केसेस में और डिस्प्यूट केसेस में डिस्कशन कर देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन में सारे क्वेश्चन टाइप रख देंगे, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस रखेंगे, अलग टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, वो भी अच्छा क्वेश्चन देकर एक क्वेश्चंस का मतलब वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर का। बट इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आइदर और से रिलेटेड होगा, मतलब कोडेड इनइक्वालिटी में आइदर और कैसे करेंगे, बट वो अभी नहीं, अभी बस इतना ही, दिमाग इतना ही ले ले तो काफ़ी है। क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, वीडियो को अच्छे से देख लिए, वीडियो को समझ के कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो हम बार बार एक चीज़ आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कम्युनिकेट करिए, हम अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशंस करने के लिए सारा मतलब सोशल साइट का लिंक हम आप लोगों को शेयर ऑलरेडी करके ही रखें। ऊपर से आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सजेशन और फीडबैक का फॉर्म भी दे देते हैं, हर वीडियो में दिया रहता है। बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो दूर की बात है, आप लोग वीडियो तक ही नहीं पहुंचते हो, है कि नहीं? कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ आप उस लिंक पे जाकर उसे भर दीजिए। ज़्यादा डेटा नहीं, 3-4 डेटा है तो भरिए ना, क्या दिक्कत है? पर्टिकुलर वीडियो से रिलेट करके भी आप भर सकते हो, जो भी आपका सजेशन है वहाँ पे आप लोग तब फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, नेगेटिव भरोगे तभी ना हम अच्छा कुछ कर पाएंगे, है कि नहीं? हम जो चीज़ करें हर एक चीज़ सही नहीं हो सकता, हम ऐसा मानते भी नहीं। ठीक है, हम चाहते कि सामने वाले जिस तरीके से आपको समझ रहे वही सही तरीका है। आप तो खुद को अच्छा मानोगे ही, आपको तो लगेगा कि हम जो करें वो सही करें, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं मानना। अगर सामने वाला जब तक ना माने तब तक आप सही नहीं हो, ठीक है ना? तो चलिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, है कि नहीं? ज़्यादा कुछ और नहीं बोलेंगे, वीडियो को ज़्यादा लेंदी भी नहीं करेंगे, हो गया। अच्छे से पढ़ाई करते जाओ, है कि नहीं? और जल्दी जल्दी IBPS क्लर्क का जो फॉर्म फिल हो रहा है वो उसे भी फिल कर दो, उससे रिलेटेड एक वीडियो हम निकालने के लिए वो काम अभी स्टार्ट कर दिए, उसका काम चल रहा है, उसका वीडियो भी आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।